Hello everyone, I am your social science educator. Welcome to Magnet Brains. So as you already know, लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं MCQ दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर MIQ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और यहां पर देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यहां पर क्या कह रहा है, देखिए, व्हाई हैज इंडिया बीन कंसिडर्ड अ सेफ हेवन फॉर परसिक्यूटेड कम्युनिटीज। सो जैसा कि हमने इस पूरे चैप्टर में देखा कि बहुत सारी जगहों पर कम्युनिटीज को परसिक्यूट किया जा रहा था और वो माइग्रेट होकर इंडिया में आ जाती है क्योंकि उन्हें यहां पर मिल जाता है एक सेफ हेवन। तो ऐसा क्यों है कि एक्चुअल में इंडिया जो है उसे सेफ हेवन माना जा रहा है, ये हमें इस आंसर में बताना है। तो चलिए यहां पर हम बताते हैं कि हम इंडियंस के अंदर एक्चुअल में कौन कौन सी वैल्यूज है जिसके कारण यहां पर बाकी सारी कम्युनिटीज जो है वो सेफ फील करती है। सो सबसे पहले हम यहां पर बताएंगे कल्चरल वैल्यूज के बारे में। सो इंडिया फॉलोज आइडल्स लाइक वसुदेव कुटुंबकम, मतलब जो हमारा इंडिया है वो एक्चुअल में कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज को फॉलो करता है जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब हमारा इंडिया जो है वो एक्चुअल में पूरी दुनिया को ही अपनी फैमिली मानता है और इसी कारण आसानी से जो भी परसिक्यूट हो रहे होते हैं कहीं पर भी किसी भी दूसरे नेशन में, वो एक्चुअल में इंडिया में आकर इजीली यहां पर इंटीग्रेट हो जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज वन फैमिली और इसी आइडियोलॉजी के कारण इंडिया को एक सेफ हेवन माना जाता है। फिर आगे बात करें कि और क्या रीजन हो सकते हैं, तो रिलीजियस टॉलरेंस इंडिया में दिखाई देता है। डाइवर्स फेथ हैव को एग्जिस्टेड पीसफुली फॉर सेंचुरीज, मतलब हमारे इंडिया में ये चीज दिखाई देगी कि अलग अलग विश्वास करने वाले लोग, अलग अलग फेथ रखने वाले लोग जो हैं वो पीसफुली हमारे इंडिया में एक साथ रह लेते हैं। तो रिलीजियस टॉलरेंस हमारे इंडिया में दिखाई देता है। साथ ही साथ में कंपेशन एंड इंक्लूजन भी दिखाई देता है। ट्रेडिशंस लाइक अतिथि देवो भव प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर गेस्ट, हमारे यहां पर जो आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है जिसे अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है, मतलब गेस्ट जो है हम उसे एज अ गॉड ट्रीट करते हैं। इस कारण आपको यहां पर दिखाई देगा कि इस ट्रेडिशन के कारण हमारे गेस्ट के लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है और हम उन्हें बिल्कुल पूरे रिस्पेक्ट से अपने यहां पर वेलकम करते हैं और इसलिए ही उन्हें एक सेफ हेवन जो है वो यहां पर मिल जाता है। साथ ही हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि हमने देखा इस चैप्टर में जूस, पारसीज, अर्मेनियंस, तिब्बतन, वो सभी जो हैं रिफ्यूजीज वो इंडिया में आकर अच्छे तरीके से पीसफुल वे में यहां पर रह सकते हैं। साथ ही साथ में सोशल एसिमिलेशन भी दिखाई देता है। कम्युनिटीज प्रिजर्व देयर ट्रेडिशनल व्हाइल इंटीग्रेटिंग इनटू इंडियन सोसाइटी, मतलब जो कम्युनिटीज एक्चुअल में दूसरी जगह से माइग्रेट होकर इंडिया में आई है वो अपने ट्रेडिशन को भी वैसे ही फॉलो कर रही है, उसे प्रिजर्व भी कर सकती है और साथ ही साथ में वो इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट भी हो चुकी है। और फिर दिखाई देगा पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। सो इंडिया डेवलप्ड आवर रेपुटेशन फॉर हार्मनी रादर देन परसिक्यूशन। सो जो हमारा इंडिया है उसने एक ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि यहां पर हार्मनी होती है ना कि परसिक्यूशन। सो इसी कारण एक्चुअल में इंडिया में सभी सेफ हेवन जो है वो यहां पर फील करते हैं और इसलिए ही इंडिया को सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमें कह रहा है डिस्क्राइब द माइग्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ बेन इजराइल इन इंडिया। मतलब हमें यहां पर यह बताना है कि माइग्रेशन एक्चुअल में कैसे होता है और जो सेटलमेंट हुआ बेन इजराइल का इंडिया में वो किस तरीके से हुआ, इस स्टोरी को यहां पर हमें बता देना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एंशिएंट ओरिजिन के बारे में। जो बेने इजराइल थे वो एक्चुअल में ओरिजिनेट कहां से हुए हैं। सो द बेने इजराइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट किंगडम ऑफ इजराइल एंड अराइव्ड इन इंडिया अराउंड 175 BCE। सो आप सभी को याद आ रहा होगा कि एक्चुअल में जो बेने इजराइल हैं वो एक्चुअली जो एंशिएंट किंगडम हुआ करता था इजराइल का, वहां से ओरिजिनेट हुए थे, पर वहां पर उनके साथ परसिक्यूशन हो रहा था, इसलिए वो इंडिया आ जाते हैं 175 BCE के टाइम पर और इंडिया में आकर सेटल हो जाते हैं। फिर हम बात करें इनके मैरीटाइम रूट की। सो दे ट्रेवल्ड बाय सी अक्रॉस द अरेबियन सी टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया।
सो ये एक्चुअली अरेबियन सी के रास्ते जो है इंडिया तक आते हैं और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचते हैं और फिर वहां आकर एक्चुअल में सेटल हो जाते हैं। सो इस तरीके से ये लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे और यहां पर पीसफुली रहने लगे। फिर हम बात करें इनके कोंकण शिपरेक की, जो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो हमने समझी थी कि देयर जर्नी वाज इंटरप्टेड बाय सेवर स्टॉर्म कॉजिंग अ शिपरेक ऑफ द कोंकण कोस्ट साउथ ऑफ प्रेजेंट डे मुंबई। सो जैसा कि आप सभी को याद आ रहा होगा कि एक्चुअल में कोंकण वाले रीजन में इनका जो शिप है वो वहां पर टूट जाता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही सीवर स्टॉर्म आया हुआ होता है और इस कारण से कोंकण कोस्ट पर ही उतर जाते हैं। और वहां पर ये जो कोंकण कोस्ट है वो एक्चुअल में कहां पर दिखाई देता है, जो अभी प्रेजेंट डे मुंबई है उसके बिल्कुल साउथ वाला जो रीजन है उसे ही कोंकण कोस्ट कहा जाता है और वहीं पर आकर ये सबसे पहली बार सेटल होते हैं। फिर हम बात करें सर्वाइवल इन फेथ के बारे में। सो ओनली 7 men and 7 women survived, losing all belonging and holy book but preserving their faith in one God through prayer। सो एक्चुअल में यहां पर आपको दिखाई देगा कि सर्वाइवल इन फेथ की जब हम बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 7 men and 7 women जो है वो बच गए थे, बाकी सभी लोग जो है उस स्टॉर्म के कारण कहीं गुम जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है और साथ ही साथ में जो इनकी होली बुक थी वो भी इनके पास नहीं रहती है, बट स्टिल इनको अपनी प्रेयर याद रहती है जिसमें ये मोनोथिज्म मतलब वन गॉड पर बिलीव करते हैं और इसी के सहारे इंडिया में आकर वापस से अपने कल्चर को यहां पर एस्टेब्लिश करते हैं, उसे प्रिजर्व करते हैं और उसे फ्लोरिश करते हैं। फिर हम बात करें सेटलमेंट एंड ग्रोथ की। सो दे सेटल्ड इन कोंकण विलेज and integrated over 2000 years, eventually becoming India's largest Jewish community, over 25,000 people by independence। So आपको ये चीज दिखाई देगी कि एक्चुअल में ये सेटल हो जाते हैं, कोंकण जो विलेज है, जो कोंकण कोस्ट से लगा हुआ विलेज है, वहीं पर ये सेटल हो जाते हैं। 2000 सालों तक ये इंडिया में इंटीग्रेट होते हैं, सभी के साथ मिलते हैं और आपको ये चीज भी दिखाई देगी कि बस 7 men 7 women जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं उस समय पर जब हमारी इंडिपेंडेंस का टाइम आता है, मतलब 1947 के टाइम पर, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ज्यूइश कम्युनिटी के लेवल पर दिखाई देते हैं, मतलब इनकी पॉपुलेशन हो चुकी होती है 25,000। सो इस तरीके से जो बैने इजराइल है वो इंडिया में एक्चुअल में माइग्रेट करके आते हैं और यहां पर आकर ऐसे सेटल हो जाते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। आप इसमें पूरी स्टोरी बता सकते हैं कि किस तरीके से बैने इजराइल ओरिजिनेट होते हैं, वहां पर उनका परसिक्यूशन होता है और फिर वो इंडिया में किस तरीके से आकर सेटल हो जाते हैं और फ्लोरिश होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द लेजेंड ऑफ मिल्क एंड शुगर रिलेटेड टू द पारसीज। सो आपको ये स्टोरी याद आ रही होगी मिल्क एंड शुगर वाली, जिसमें इंटीग्रेशन का एग्जांपल दिया गया है। सो जो पारसीज थे वो किस तरीके से इंडिया में आकर इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो कैसे किंग को यहां पर समझाते हैं कि हम कैसे मिल्क में शुगर की तरह मिल जाएंगे। ये स्टोरी जो है वो आपको एक्चुअल में यहां पर एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए यहां पर बता देते हैं, हम इसे पैराग्राफ फॉर्म में बता सकते हैं। द लेजेंड डिस्क्राइब द पारसीज अराइवल इन संजन गुजरात। सो सबसे पहले जो पारसीज है वो संजन गुजरात वाले रीजन में आते हैं आफ्टर फ्लीइंग ईरान। ईरान को जब वो छोड़ देते हैं तो वो माइग्रेट होकर संजन गुजरात वाले रीजन में आते हैं। टू सिग्नल हिज किंगडम वॉज फुल, किंग जदाई राणा सेंट अ वेसल ब्रिमिंग विथ मिल्क। मतलब यहां पर जो किंग होते हैं एक्चुअल में संजन के, जिनका नाम था जादी राणा, वो यहां पर ये बताते हैं एक जग फुल ऑफ मिल्क उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं है कि हम आप लोगों को रख पाए। पर यहां पर एक पारसी प्रीस्ट होते हैं, एक वाइसमैन होते हैं पारसी कम्युनिटी से, जो रिस्पॉन्ड करते हैं और बताते हैं बाय स्टिरिंग शुगर इनटू द मिल्क विदाउट स्पिलिंग अ ड्रॉप द सिंबलाइज दैट द पारसीज would blend into India like sugar dissolving into the culture to make it sweeter without displacing the local population। सो यहां पर जो ये पारसी प्रीस्ट होते हैं, एक वाइस पारसी मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक स्पून फुल ऑफ शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं उस मिल्क में और ये सिंबलाइज करते हैं कि हम भी इसी तरीके से यहां की मिठास बढ़ा देंगे रेदर देन डिस्प्लेसिंग द लोकल पॉपुलेशन। मतलब हम आपके साथ में बिना किसी तकलीफ के इंटीग्रेट हो जाएंगे, जिससे आपको भी कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। सो ये सिंबलाइज करने के बाद में जो किंग ऑफ संजन होते हैं वो इन्हें वेलकम करते हैं और यहां पर आकर ये लोग फाइनली सेटल हो जाते हैं। सो इंप्रेस्ड बाय दिस जेस्चर ऑफ द पीसफुल इंटीग्रेशन द किंग ग्रांटेड देम सेंचुरी, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ देयर सेंचुरीज लॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। और इसी कारण जो किंग रहते हैं, किंग ऑफ संजन जो जादी राणा रहते हैं, वो यहां पर इंप्रेस हो जाते हैं और इन्हें यहां पर रहने की जगह दे देते हैं और फिर एक लंबे समय तक जो ये कम्युनिटी है वो इंडिया के साथ में
इंटीग्रेट हो चुकी होती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ डिड अरब मर्चेंट कंट्रीब्यूट टू इंडियन सोसाइटी। जो अरब मर्चेंट है वो एक्चुअल में इंडियन सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आई होप आप सभी को याद आ रहा होगा, अरब मर्चेंट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन में आते हैं और वो यहां पर बिजनेस पर्पज से आते हैं। उनका पीसफुल कोएक्सिस्टेंस जो है वो इंडिया में दिखाई देता है। तो चलिए यहां पर बताते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है अरब मर्चेंट्स का। सबसे पहले समझे, इकोनॉमिक बूम होता है अरब मर्चेंट्स के कारण। कैसे? सो डोमिनेटेड अरेबियन सी ट्रेड एक्सपोर्टिंग इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल बाय मेकिंग द कोस्टल पोर्ट ग्लोबल हब। सो यहां पर जो कोस्टल पोर्ट थे उन्हें ग्लोबल हब बना देते हैं एक्चुअल में अरब मर्चेंट। इंडिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल जो है उसे क्या करते हैं, ट्रेड करने का काम करते हैं, जिससे इंडिया में इकोनॉमिक बूम आ जाता है। इंडिया बहुत ज्यादा यहां पर एक्सपोर्ट करने लगता है थ्रू द अरब मर्चेंट। साथ ही साथ में नॉलेज ब्रिज के लेवल पर भी इन्होंने काम किया है, क्योंकि ट्रांसमिटेड इंडियाज मैथमेटिक्स द कंसेप्ट ऑफ जीरो मेडिसिन टू द वेस्ट फॉर्मिंग द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। तो जो इंडिया में ओरिजिनेट हो रहा नॉलेज था, जैसे कि जो डिस्कवरी ऑफ जीरो हुई थी, या फिर हम बात करें जो मेडिसिनल सिस्टम था, उसे ये यहां से ले जाते हैं और दूसरी जगहों पर ले जाकर स्प्रेड करते हैं, वेस्ट में स्प्रेड करते हैं। और इसी कारण यहां पर आपको दिखाई देगा कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम जो है वो डेवलप होता है फाइनली। सो इस तरीके से नॉलेज ब्रिज का भी काम किया है इन अरब मर्चेंट्स ने, जो इंडिया में आकर सेटल हुए थे। फिर बात करें हम सोशल इंटीग्रेशन की। सो सेटल्ड ऑन द मालाबार कोस्ट लीडिंग टू द पीसफुल अराइवल ऑफ इस्लाम एंड बर्थ ऑफ द मपिल्ला कम्युनिटी। सो यहां पर आपको ये दिखाई देगा कि एक्चुअल में ये मालाबार कोस्ट पर आकर सेटल होते हैं, पीसफुली यहां पर रहते हैं। इस्लाम जो है वो पीसफुली इंट्रोड्यूस होता है, यहां पर कोई भी कन्क्वेस्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत पीसफुली इस्लाम यहां पर अराइव होता है। और साथ ही साथ में एक नई कम्युनिटी जो है वो यहां ओरिजिनेट होती है, जिसे मपिल्ला कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें इनके आर्किटेक्चर के बारे में। सो बिल्ड इंडियाज अर्लीस्ट मॉस्क, जिसे चेरनम जुमा मॉस्क के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह मॉस्क एक्चुअल में कहां पर लोकेटेड है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से इंडियन स्टेट में आपको चेरनम जुमा मॉस्क जो है वो दिखाई देती है। ब्लेंडिंग मिडल ईस्टर्न डिजाइन विद द लोकल इंडियन स्टाइल। सो यहां पर आपको ये सबसे अर्लीस्ट मॉस्क दिखाई देने वाली है इंडिया में, जो एक्चुअल में आपको दिखाई देगा कि मिडल ईस्टर्न डिजाइन और इंडियन डिजाइन का एक अमलगमेशन दिखाई देता है। सो इस तरीके से जो अरब मर्चेंट थे वो इंडिया में आकर पीसफुली रहते हैं और यहां पर आकर अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे यहां पर अरब मर्चेंट जो है वो इंडिया में आए और उनका क्या कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है हमारे इंडिया में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। डिस्कस द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ सिद्दी कम्युनिटी इन इंडिया। सो यहां पर हमें बताना है कि सिद्दी कम्युनिटी मतलब वो कम्युनिटी जो एक्चुअल में एज अ स्लेव इंडिया आती है, जिन्हें अफ्रीका से लाया जाता है, उनका कैसे कल्चरल इंटीग्रेशन हो जाता है इंडिया में। तो चलिए यहां पर डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एक्चुअल में सिद्दी कम्युनिटी जो है वो इंडिया में आकर इंटीग्रेट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करें इनकी ओरिजिन की। सो ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका बिटवीन 7th to 19th सेंचुरी, मतलब ये अफ्रीका वाले रीजन से एज अ स्लेव फ्रॉम 17th to 19th सेंचुरी जो है इंडिया में लाए जाते हैं। इनिशियल कंडीशन की बात करें, सो अराइव्ड एज अ स्लेव अंडर ट्रेडर्स के अंडर ये स्लेव की तरह एक्चुअल में इंडिया में लाए जाते हैं। फिर हम बात करें कल्चरल फ्यूजन की। सो कंबाइंड अफ्रीकन म्यूजिक विद द इंडियन ट्रेडिशन, ये अफ्रीकन म्यूजिक को इंडियन ट्रेडिशन के साथ में अमलगमेट कर देते हैं, यहां पर फ्यूजन दिखाई देता है इसमें। फिर हम बात करें रिलीजियस अडेप्टेशन की। सो अडॉप्टेड द हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। आपको ये दिखाई देगा कि जो सिद्दी कम्युनिटी है जो एक्चुअल में इंडिया में आकर रिसाइड करती है, वो हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर दिखाई देता है। सो इस तरीके से ये कल्चरली यहां पर इंटीग्रेट होने लगते हैं। साथ ही इनके सोशल स्टेटस की बात करें तो अभी इनका सोशल स्टेटस जो है वो शेड्यूल ट्राइब की तरह दिखाई देता है और इसी कारण गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एफर्ट्स भी यहां पर लगाती है। प्रेजेंट एफर्ट की अगर हम बात करें, सो फोकस ऑन द एजुकेशन एंड लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट। सो एक्चुअली एक पुअर कम्युनिटी यहां पर दिखाई देती है जो एक्चुअल में एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, इसलिए गवर्नमेंट इनके एजुकेशन और साथ ही साथ में लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट के लिए यहां पर बहुत ज्यादा फोकस करती है और यहां पर बहुत ज्यादा प्रयास करती हुई दिखाई देती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में सिद्दी कम्युनिटी जो है वो आकर इंडिया में इंटीग्रेट हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्मेनियंस इन इंडिया। अब हमें यहां पर बताना है किसके बारे में, अर्मेनियंस के बारे में बताना है, जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा एक्चुअल में इंडिया में। याद कीजिए मुगल एम्परर अकबर के टाइम पर इन्हें परमिशन दे दी जाती है कि चर्च बना सकते हैं आगरा में। ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के लेवल पर सॉल्व किया था। वैसे ही बहुत सारी चीजें जो है वो अर्मेनियंस इंडिया में आकर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए यहां पर बताते हैं क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की। So Armenians were merchant princes, okay, who established major hubs in Surat, Chennai and Kolkata, specializing in silk, spice and gemstone trade. So actually ये trade and commerce के level पर बहुत major role play करते हैं। ये सूरत, चेन्नई और कोलकाता जैसी जगहों पर major hub create कर चुके होते हैं और ये silk, spices और gemstones में trade किया करते थे। So trade and commerce में इनका बहुत ही important role दिखाई देता है। वैसे ही बात करें हम urban development के level पर, so they were foundational to the growth of Kolkata, that is Calcutta, and built historic landmark like the Armenian Church in Chennai in 1712. So आपको ये दिखाई देगा कि अर्बन डेवलपमेंट के लेवल पर भी फाउंडेशनल वर्क जो है इन्होंने किया है। कैलकाटा वाला जो रीजन है उसे एक्चुअल में डेवलप करने में यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में ये यहाँ पर अर्मेनियन चर्च बनाते हैं चेन्नई वाले रीजन में इन द ईयर 1712। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और अर्बन डेवलपमेंट में इनका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिखाई देता है। फिर हम बात करें मीडिया पायनियर्स के बारे में, तो बिल्कुल अर्मेनियंस जो है वो अपना एक जनरल यहां से लॉन्च करते हैं, द वर्ल्ड फर्स्ट एवर अर्मेनियन जनरल, जिसका नाम होता है अज़दरार, जिसका नाम होता है अज़दरार, याद रखिएगा, वॉज पब्लिश्ड इन मद्रास इन 1794। मतलब जनरल का मतलब होता है एक तरीके की मैगजीन आप मान सकते हैं। तो पहली अर्मेनियन जनरल जो है वो एक्चुअल में इंडिया से पब्लिश की जाती है। अज़दरार नाम इसका रखा जाता है, जो मद्रास वाले रीजन में इन 1794 यहां से पब्लिश की जाती है। मेकिंग इंडिया ग्लोबल सेंटर फॉर द अर्मेनियन इंटेलेक्चुअल लाइफ, और इसी कारण से अर्मेनियन इंटेलेक्चुअल लाइफ के लिए इंडिया जो है उसे ग्लोबल सेंटर मान लिया जाता है। साथ ही साथ में फिर हम यहां पर बात करें इनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में, सो दे सर्व्ड एज ट्रस्टेड डिप्लोमेट एंड ऑफिशियल इन द मुगल कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुगल कोर्ट में इन्हें अच्छी पोजीशंस दे दी जाती है, ट्रस्टेड डिप्लोमेट और ऑफिशियल्स की तरह यहां पर वर्क करते हैं। एम्परर अकबर फेमसली एनकरेज्ड देयर सेटलमेंट एंड ग्रांटेड देम रिलीजियस फ्रीडम। जो अकबर थे मुगल एम्परर, उन्होंने एक्चुअल में इन्हें रिलीजियस फ्रीडम भी प्रोवाइड करी थी और इनके सेटलमेंट को यहां पर एनकरेज करते हुए भी दिखाई देते हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से अर्मेनियंस का कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करें एजुकेशनल फिलैंथ्रोपी के बारे में, सो दे एस्टैब्लिश्ड द अर्मेनियन कॉलेज एंड फिलैंथ्रोपिक एकेडमी इन कोलकाता 1821, जो आज भी सर्वाइव कर रही है, विच स्टिल सर्व स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टुडे, जो आज भी पूरे वर्ल्ड से आने वाले स्टूडेंट्स को यहां पर सर्व करती हुई दिखाई देती है, जो 1821 में अर्मेनियंस ने एक्चुअल में कोलकाता वाले रीजन में एस्टैब्लिश करी थी। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा है एक्चुअल में अर्मेनियंस का हमारे इंडिया में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। How did Baha'i community established its presence in India and what is its most iconic contribution? तो हमें यहां पर यह बताना है कि जो बाहाई कम्युनिटी है वो कैसे अपना प्रेजेंस इंडिया में एस्टेब्लिश करती है और साथ ही साथ में क्या इसका आइकॉनिक कंट्रीब्यूशन रहा है, ये हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बता देते हैं कि किस तरीके से बाहाई कम्युनिटी एक्चुअल में इंडिया में आती है और वो यहां पर एस्टेब्लिश हो जाती है। सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन और अराइवल की बात करेंगे। सो फॉलोअर ऑफ द बाहाई कम्युनिटी, बाहाई faith migrated from 19th century Iran to India to escape the religious persecution drawn by India's history of spiritual receptivity. So यहां पर आपको दिखाई देगा कि 19th सेंचुरी के टाइम पर ईरान वाले रीजन में एक्चुअल में जो बाहाई कम्युनिटी के लोग थे उन्हें परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा था, इसलिए वो माइग्रेट होकर इंडिया में आ जाते हैं और यहां आकर सेटल होते हैं। देन हम बात करें सिविलाइजेशन अलाइनमेंट के बारे में। सो बाय एम्ब्रेसिंग वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इंडिया हैज बिकम होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट बाहाई पॉपुलेशन ग्लोबली। सो यहां पर जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियंस में वो वैल्यू होती है जिसे कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है। इसी के कारण जो बाहाई कम्युनिटी है उसे भी वेलकम किया जाता है और आपको देखने को मिलेगा कि पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है बाहाई कम्युनिटी की, वो एक्चुअल में ग्लोबली इंडिया में ही दिखाई देती है। सो इस तरीके से सिविलाइजेशन अलाइनमेंट यहां पर हो जाता है।
फिर हम बात करें आर्किटेक्चरल लैंडमार्क के बारे में। सो देयर मोस्ट आइकॉनिक कंट्रीब्यूशन इज द लोटस टेंपल इन न्यू दिल्ली। सो आप लोगों को याद आ रहा होगा जो पीस का एक सिंबल है, लोटस टेंपल जो है बाहे कम्युनिटी का जो सिंबल है वो न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया। इट्स अ लोटस शेप्ड डिजाइन सिंबलाइज प्योरिटी एंड यूनिटी सर्विंग एज अ हाउस ऑफ वर्शिप ओपन टू ऑल रिलीजन। मतलब बाहे कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये बताती है जो लोटस टेंपल है वहां पर हर एक रिलीजन के पर्सन जाकर वर्शिप कर सकता है। अगर आप किसी भी फेथ पर बिलीव करते हो आप वहां पर जाकर वर्शिप कर सकते हो। ये प्यूरिटी और यूनिटी जो है उसे सिंबलाइज करने का काम करती है। फिर हम बात करें इनके सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में। सो द कम्युनिटी फोकस ऑन ग्रास रूट एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। आपको ये चीज दिखाई देगी कि ये जो कम्युनिटी है ये सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ काम करती है, ये जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, साथ ही साथ में ग्रास रूट एजुकेशन पर इसने फोकस किया है, एस्टेब्लिशिंग न्यूमरस रूरल स्कूल एंड वोकेशनल सेंटर अक्रॉस इंडिया। और इसी कारण बहुत सारे रूरल स्कूल भी बनाए और साथ ही साथ में बहुत सारे वोकेशनल सेंटर बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया। सो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि जो बाहे कम्युनिटी है वो अपना प्रेजेंस यहां पर एस्टेब्लिश करती है और इस तरीके से अमलगमेट हो जाती है हमारे इंडिया के साथ में। चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब इंडियाज रोल इन हेल्पिंग पॉलिश रिफ्यूजी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। सो आप सभी को याद आ रहा होगा कि जो नवनगर के महाराज थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब पोलैंड को इन्वेड कर दिया गया था उस समय पर पोलैंड के जो रिफ्यूजीज थे उन्हें यहां पर हेल्प करी थी। किस तरीके से हेल्प करी थी ये यहां पर हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें। सो पोलैंड इन्वेडेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पोलैंड जो है उसे इन्वेड कर दिया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट यहां पर दिखाई देते हैं। फिर महाराजा दिग्विजय सिंह जी हेल्प्ड ऑर्फन चिल्ड्रन। तो यहां पर जो बच्चे एक्चुअल में अनाथ हो चुके होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं महाराजा दिलीप सिंह जी। सो ये यहां पर आगे आते हैं और उन बच्चों को रेस्क्यू करके ये अपनी जगह जो है वहां पर ले आते हैं। रेस्क्यू मिशन यहां पर चलाया जाता है। ब्रॉट अराउंड 1000 पॉलिश चिल्ड्रन टू जामनगर। अपनी स्टेट जामनगर में ये अप्रॉक्स 1000 जो चिल्ड्रन हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू करके बुला लेते हैं। केयर एंड शेल्टर यहां पर प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोवाइडेड द फूड सेफ्टी एंड एजुकेशन टू दोस चिल्ड्रन। ये जो चिल्ड्रंस यहां पर लाए गए थे, जो और भी रिफ्यूजीज लाए गए थे, उन सभी को ये फूड प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ में एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद में फिर आप देखेंगे कि पोस्ट वॉर मतलब वॉर एंड हो जाने के बाद में उन्हें रिटर्न भी भेज देते हैं। चिल्ड्रन रिटर्न्ड होम सेफली। जो बच्चे हैं वो वापस अपने घर सेफली पहुंच पाते हैं। रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो इसी चीज को एक्चुअल में पोलैंड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और ऑनर्ड बाय पोलैंड फॉर द कंपेशन। और इसी कंपेशन की फीलिंग के कारण जो महाराजा ऑफ नवनगर थे उन्हें यहां पर ऑनर किया जाता है, वहां पर सिंबलाइज किया जाता है कि किस तरीके से एक्चुअल में इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हेल्प करी थी। सो ये होप आप समझ गए होंगे कि पॉलिश पीपल्स की कैसे हेल्प करी थी एक्चुअल में महाराजा ऑफ नवनगर ने। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर कह रहा है एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच तिब्बतन केम टू इंडिया। तो हमें यहां पर यह बताना है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिनके कारण जो तिब्बत से आने वाले लोग हैं वो एक्चुअल में इंडिया में आ जाते हैं। तो याद कीजिए कि जो 14th दलाई लामा है वो भी एक्चुअल में इंडिया में आकर सेटल हो जाते हैं। क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे जिसके कारण उन्हें एक्चुअल में इंडिया में आना पड़ा? तो चलिए यहां पर बताते हैं। सबसे पहले बात करें हम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो उस समय की तिब्बतन रीजन की कंडीशन दिखाता है। सो फॉलोइंग द 1950s चाइनीज ऑक्यूपेशन टेंशन पीक्ड ड्यूरिंग द 1959 तिब्बत अपराइजिंग इन लहासा व्हिच वाज मेट विद अ सीवियर मिलिट्री क्रैकडाउन। तो यहां पर आपको दिखाई देगा जो चाइना है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, तिब्बत वाले रीजन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। यहां पर तिब्बत में अपराइजिंग होती है, मतलब उनका विरोध किया जाता है और ये विरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 1959 में। और फिर फाइनली वहां पर मिलिट्री क्रैकडाउन होता है जिसके कारण इन लोगों को माइग्रेट होकर एक सेफ हेवन की तरह एक जगह मिलती है जिसका नाम है इंडिया और ये इंडिया में आकर सेटल होना चालू हो जाते हैं। एस्केप ऑफ द दलाई लामा की बात करेंगे, दलाई लामा किस तरीके से एस्केप करते हैं। सो इन मार्च 1959 द 14th दलाई लामा फ्लेड लहासा टू एस्केप द कैप्चर। ही क्रॉस्ड द हिमालय ऑन फुट एंटरिंग इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। सो यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो 14th दलाई लामा है वो एक्चुअल में 1959 में
बाय फुट ही हिमालयन रीजन से ट्रैवल करते हुए अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडिया में आ जाते हैं और नो डाउट इंडिया इन्हें वेलकम भी करता है और यहां पर इन्हें सेफ रखने की कोशिश भी करता है और यहां बिल्कुल इन्हें सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। सो इस तरीके से जो दलाई लामा है वो भी एस्केप होकर, क्योंकि अगर ये एस्केप नहीं करते तो चाइनीज जो है वो इन्हें कैप्चर कर चुके होते, इसलिए इंडिया में माइग्रेट कर जाते हैं और अपनी सेफ्टी को यहां पर एंश्योर करते हैं। फिर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन असाइलम के बारे में। सो अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ अतिथि देवो भव, the Indian government gathered political asylum to the Dalai Lama and approximately 80,000 refugees who followed him. So यहां पर आपको दिखाई देगा कि इंडिया ने अतिथि देवो भव की जो वैल्यू है उसे फॉलो करते हुए यहां पर सभी को वेलकम किया। दलाई लामा को भी यहां पर पॉलिटिकल असाइलम प्रोवाइड करा और उनके साथ में उन्हें फॉलो करते हुए जो 80,000 रिफ्यूजी आए थे उन्हें भी इंडिया में शरण दी। तो इस तरीके से हमारा इंडिया जो है वो तिब्बतन्स को, जो तिब्बतन उस सर्कमस्टेंसेस में सर्वाइव कर रहे थे, उन्हें यहां पर वेलकम करता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किन सर्कमस्टेंसेस में एक्चुअल में तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें वहां से एस्केप होकर इंडिया में आना पड़ा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाउ डू इंडियन सिविलाइजेशनल वैल्यूज प्रमोट यूनिटी एंड कोएक्सिस्टेंस। तो हमें यहां पर यह बताना है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज है वो किस तरीके से यूनिटी और कोएक्सिस्टेंस को प्रमोट करने का काम करती है। तो चलिए हम बताते हैं सारी वैल्यूज के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले यहां पर बताने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूज प्रमोट यूनिटी थ्रू 4 प्रिसाइज प्रिंसिपल। 4 प्रिसाइज प्रिंसिपल्स को हम यहां पर फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, वो एक ही परिवार है। फिलॉसफी रिप्लेसेस अर्स वर्सेस देम, मतलब जो हमारी ये वसुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी है, ये फिलॉसफी जो है वो उस फिलॉसफी का अपोज करती है, अस वर्सेस देम की पॉलिसी को अपोज करती है विद द यूनिवर्सल किनशिप। आगे बात करें तो अतिथि देवो भव का प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं, ट्रीटिंग द गेस्ट एज गॉड, जिसमें हम अपने मेहमानों को, अपने गेस्ट को एज अ गॉड ट्रीट करते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू अ हिस्टोरिकल सेफ हेवन फॉर द परसिक्यूटेड लाइक ज्यूस, पारसीस एंड तिब्बतन। तो जो ज्यूस हैं, जो पारसीस हैं, जो तिब्बतन हैं, उन सभी को एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया गया इंडिया में, क्योंकि हम यहां पर वैल्यू को फॉलो करते हैं जिसे कहा जाता है अतिथि देवो भव। मतलब अगर कोई हमारे यहां पर गेस्ट आया तो हमारे लिए भगवान जैसा होगा और हम उन्हें उसी तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। फिर हम बात करें प्लूरलिस्टिक एक्सेप्टेंस हमारे इंडिया में दिखाई देता है, ये प्रिंसिपल भी हम फॉलो करते हैं। बेस्ड ऑन द वैदिक ट्रुथ, ट्रुथ इज वन, सेजेस कॉल इट बाय मैनी नेम्स, इंडिया मूव्स बियॉन्ड मर्ड टॉलरेंस टू द एक्टिव एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल पाथ्स। सो यहां पर आपको ये चीज दिखाई देगा, जैसा कि हमारे वेदा में ये बताया गया है कि ट्रुथ इज वन, मतलब जो सत्य है वो सिर्फ एक होता है, सेजेस कॉल इट बाय मैनी नेम्स, और जो अलग अलग सेज होते हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। मतलब ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि जो सत्य है वो एक ही है, बस वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट फेथ, डिफरेंट डिफरेंट पाथ के नाम से जाने जाते हैं। और इसी कारण हम सिर्फ टॉलरेंस को फॉलो नहीं करते, हम एक्चुअल में एक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं बाकी सभी पाथ को भी हमारे इंडिया में, और इसी वैल्यू के कारण इंडिया जो है वो यहां पर जाना जाता है। फिर हम बात करें एसिमिलेशन के बारे में, लाइक शुगर इन मिल्क, दीज वैल्यूज अलो द माइग्रेंट कम्युनिटी टू इंटीग्रेट इनटू द नेशनल फैब्रिक व्हाइल फुली प्रिजर्विंग देयर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज। सो जैसा कि हमने स्टोरी देखी थी शुगर इन मिल्क वाली स्टोरी, जब पारसीज जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं और किस तरीके से वो यहां पर अमलगमेट हो जाते हैं, तो सेम उसी चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, इस वैल्यू को हम यहां पर फॉलो करते हैं, जिससे एक्चुअल में जो कम्युनिटीज हमारे इंडिया में आ रही है वो खुद के यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व कर पाती है और इंडिया के साथ में यहां पर इंटीग्रेट भी आसानी से हो जाती है। सो एसिमिलेशन भी हमें यहां पर दिखाई देता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन से 4 प्रिसाइज प्रिंसिपल जो है वो हम यहां पर फॉलो करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, आप इन्हें समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर या हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में एंड 100% फ्री। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।